हेलो स्टूडेंट्स। जो ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इसका जो इंट्रोडक्शन है और जो इसकी जो फॉर्म्स है और जो कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स है वो हमने पढ़ ली थी। आज की वीडियो में या इस वीडियो में हम जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो जो ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन होती है इसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। लाइक फर्स्ट वन है ए लंप और थिकनिंग इन और नियर द ब्रेस्ट और इन अंडर आर्म एरिया। जनरली क्या होता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में क्या होता है कि इन ब्रेस्ट एरिया में या ब्रेस्ट टिश्यूज़ में इस तरह के छोटे छोटे जो है लंप बन जाते हैं। लंप का मतलब होता है नोड्यूल्स, नोड्यूल्स बोल सकते हैं या अपन कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं गांठें वगैरह जो बन जाती है। तो अगर कोई फीमेल अपने ब्रेस्ट को पालपेट करके देखती है और अगर उसमें इस तरह के नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, फील होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। नेक्स्ट वन है कि जो ब्रेस्ट होगा उसका साइज और शेप जो है चेंज हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं, दोनों ब्रेस्ट का जो साइज होता है, शेप होता है, वो सिमेट्रिकल होता है। बट ब्रेस्ट कैंसर कंडीशन में क्या होगा कि जिस ब्रेस्ट में कैंसर्स ग्रोथ हो रही है उसका जो शेप है और जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन सिम्टम देखने को मिलेगा कि जो ब्रेस्ट है उसकी जो स्किन है और जो एरोला है और जो निप्पल है, निप्पल के चारों तरफ एरोला रहता है, ठीक है। तो इन जो पार्ट्स हैं इनमें क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, स्किन इरिटेशन रहेगी ब्रेस्ट एरिया में, ब्रेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट वन टेंडरनेस फील रहेगी, यानी जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है उनमें भारीपन रहेगा। नेक्स्ट वन क्या सिम्टम देखने को मिलेगा कि जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है उनमें एनलार्जमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यूज़ या जो ब्रेस्ट रहते हैं वो एक्सिलरिया या एक्सिला के बिल्कुल पास में प्रेजेंट रहते हैं। एक्सिला में क्या प्रेजेंट रहती है? यहाँ पे लिम्फ नोड्स रहती है। तो अगर मान लो जो ब्रेस्ट एरिया में जो कैंसरस ग्रोथ हुई है वो यहाँ से मेलिग्नेंट होकर लिम्फ नोड्स में पहुँच जाए, एक्सिला में जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पहुँच जाए, तो फीमेल्स में क्या होगा, वहाँ पे एनलार्जमेंट हो जाए। किन में? लिम्फ नोड्स में, ओके। और लास्ट वन क्या सिम्टम देखने को मिलेगा कि जो ब्रेस्ट है उससे एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लग जाएंगे। नॉर्मली मिल्क के अलावा जो है एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें अपन इसका डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई एंड सीटी स्कैन। ये तीनों क्या है, इमेजिंग टेक्निक्स है जो ब्रेस्ट कैंसर में हम कर सकते हैं और ये हेल्पफुल भी होती है। और लास्ट वन डायग्नोसिस है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनका सैंपल लेना और उन सैंपल्स को लेबोरेटरी में चेक करना। किसके लिए चेक करना? कैंसरस सेल्स की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो है बायोप्सी में लिविंग टिश्यूज़ जो है कहाँ से लेंगे? ब्रेस्ट से लेंगे। किसका पता लगाने के लिए? कैंसरस सेल का। नेक्स्ट वन इसकी स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन की बात करें तो इसके लिए एक प्रोसेस आती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसको फीमेल्स खुद से सेल्फ एग्जामिन कर सकती है। और कब करना चाहिए? जो अर्ली 20s की एज होती है यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी तरह की कैंसर्स ग्रोथ हो रही है तो उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट किया जा सकता है, ओके। अब ये कब करते हैं? तो इसको पर मंथ की एक फिक्स डेट पे करते हैं। जैसे इस मंथ में 28 डेट को किया तो अगले मंथ की 28 को ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ओके। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसके मैनेजमेंट की, तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर का, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है लोकल थेरेपी, एक है सिस्टमिक थेरेपी। लोकल थेरेपी का मीन ये होता है कि अगर जो कैंसरस ग्रोथ है वो ब्रेस्ट टिश्यूज़ के अंदर ही प्रेजेंट है, एक पार्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है, तब तो लोकल थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट वन सिस्टमिक थेरेपी कब देते हैं कि जो कैंसरस ग्रोथ है, कैंसर सेल्स है, वो ब्रेस्ट से अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो चुकी है, तो उस टाइम सिस्टमिक थेरेपी देना जायज़ होता है, ओके। तो लोकल थेरेपी की बात करें तो इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट है, सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी में ट्रीटमेंट आता है कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी एंड बायोलॉजिकल थेरेपी, ओके। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लोकल थेरेपी में सर्जरी की। तो यहाँ पे कुछ सर्जरीज होती है ब्रेस्ट कैंसर में। लाइक फर्स्ट वन है मेस्टेक्टमी। मेस्टेक्टमी का मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट है, जिस ब्रेस्ट में कैंसर प्रेजेंट है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर लेना, उसको बोलते हैं मेस्टेक्टमी। नेक्स्ट वन सर्जरी आती है ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी। ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी क्या होता है कि किसी फीमेल में सिर्फ
ब्रेस्ट के उसी पार्ट को रिमूव करना जहाँ पे कैंसरस ग्रोथ हो रही है। कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूव नहीं करते हैं इस सर्जरी में, ठीक है, सिर्फ उसी पार्ट को रिमूव करते हैं जहाँ पे कैंसरस ग्रोथ हो रही है। तो इसमें कौन कौन सर्जरी आती है, लाइक लंपेक्टमी। लंपेक्टमी में क्या करते हैं, जहाँ पे लंप बन रहे हैं उन लंप्स को रिमूव कर लेना। सेकंड वन आती है पार्शियल मैस्टेक्टमी। इसमें क्या करते हैं, पार्शियली जो है ब्रेस्ट टिश्यूज़ को या थोड़े बहुत ब्रेस्ट टिश्यूज़ को रिमूव कर लिया जाता है। ओके, तो इस सर्जरी को बोलते हैं ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी। थर्ड वन आती है क्रायोथेरेपी या क्रायो सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन क्या करती है, जो कैंसरस सेल्स है उनको फ्रीज कर देती है। कैसे करती है, ये टेम्परेचर को डाउन कर देती है, जिस वजह से कैंसर सेल फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होने की वजह से कैंसरस सेल्स की जो डीएनए वगैरह है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होगा तो कैंसर सेल्स किल हो जाएगी या उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट वन, इसमें एक और सर्जरी आती है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है कि अब एक ब्रेस्ट को अगर रिमूव कर दिया, मेस्टेक्टमी हो गई, तो दूसरा ब्रेस्ट तो क्या है, नॉर्मल है। अब ये वाला अगर रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, जो फीमेल की जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बॉडी इमेज डिस्टर्ब क्यों होगी, क्योंकि एक ब्रेस्ट तो नहीं है और एक ब्रेस्ट प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे दो प्रोसेस आती है। एक तो आती है प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन में क्या करते हैं कि जहाँ से जो ब्रेस्ट रिमूव किया गया है वहाँ पे एक प्रोस्थेसिस को या सिंथेटिक जो है ब्रेस्ट को वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे जो है सिमेट्रिकल शेप हो जाता है। नेक्स्ट वन है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी में क्या करते हैं कि जिस फीमेल में ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किया गया है उसमें किसी अदर पार्ट की स्किन को वहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह की सर्जरी होती है जिसमें जो है रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रेस्ट का। एक में तो प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं, दूसरे में किसी अदर पार्ट की स्किन को जो है ब्रेस्ट पे रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके, जिसको बोलते हैं फ्लैप सर्जरी। तो ये बात हो गई सर्जरीज़ की, चार तरह की इसमें सर्जरीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें अपन इसके रेडिएशन थेरेपी की, तो यहाँ पे जो रेडिएशन थेरेपी आती है दो टाइप से दे सकते हैं। एक तो एक्सटर्नली जो मशीन के थ्रू दी जाती है, इंटरनली जो दी जाती है वो इम्प्लांटेशन करके दी जाती है। ओके, तो दोनों टाइप से इसमें रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात आती है कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी में ड्रग्स दी जाती है जो कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती है, लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड है, मेथोट्रेक्सेट है और 5-फ्लोरोयूरेसिल है। इस तरह की ड्रग्स जो हैं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन बात आती है इसके बाद हार्मोनल थेरेपी की। तो हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है कि कुछ इस तरह की ड्रग्स दी जाती है, लाइक टेमोक्सिफेन है, लेट्रोजोल है, एनास्ट्रोजोल है। इस तरह की ड्रग्स जो है पर्सन को दी जाती है, फीमेल को दी जाती है। ड्रग्स क्या करती हैं, जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या करती हैं ये ड्रग्स, जो ब्रेस्ट में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन है उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अगर ये रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो जाएंगे तो यहाँ पे एस्ट्रोजन बाइंड नहीं होगा और ब्रेस्ट टिश्यूज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट वन थिंग आती है यहाँ पे बायोलॉजिकल थेरेपी। तो बायोलॉजिकल थेरेपी में जो एंटीबॉडीज़ दी जाती है, तो एंटीबॉडीज़ कैसी दी जाती है, एक तो आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और एक आती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की। मोनो का मतलब होता है स्पेसिफिक या पार्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करने वाली एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो अभी कैसे बनाई जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो लाइक आप एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन है, तो यहाँ क्या करते हैं, किसी पर्सन से कैंसरस सेल्स को लिया जाता है और उन कैंसर सेल्स को एक एनिमल के अंदर जो है इंसर्ट करा दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो एनिमल है, लाइक माउस वगैरह है, चूहे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें जैसे ही इनको इंसर्ट कराएंगे तो ये उस एनिमल के लिए क्या है, एंटीजन है, ठीक है। तो जैसे ये एंटीजन अंदर जाएगा तो वहाँ उस एनिमल के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेगी। अब जो ये एंटीबॉडीज़ यहाँ एनिमल के अंदर बन चुकी है, इनको फिर यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है एनिमल से। फिर देन जो पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन है उसकी बॉडी में इन एंटीबॉडीज़ को इंसर्ट कराया जाता है। तो जैसे ही एंटीबॉडी उस पर्सन की बॉडी में जाएगी तो जहाँ पे जो कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है, जो एंटीजन प्रेजेंट है, ये उन एंटीजन्स को किल कर देगी, ठीक है। तो इस थेरेपी को बोलते हैं बायोलॉजिकल
थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है जो एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन है तो कैंसरस सेल्स जो है यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर में, उन कैंसरस सेल्स को एनिमल में, चूहे वगैरह में डाल दिया जाता है। देन उसके आगे एंटीजन जो है, ये एंटीजन उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। उन एंटीबॉडीज़ को बाहर निकाल के किसी ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट को दे दिया जाता है। तो जैसे ही वो एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में जाती है तो वहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स है उनको वो किल करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बायोलॉजिकल थेरेपी में ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन अब बात करें इसके बाद अपन इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो दो टाइप से होगा, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, यानी सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में। तो सर्जरी से पहले की बात करें प्री ऑपरेटिव, तो इसमें कुछ डायग्नोसिस बनते हैं लाइक डेफिशिएट नॉलेज अबाउट प्लांट सर्जिकल ट्रीटमेंट। सेकेंड वन है एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, और थर्ड वन है फियर रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड बॉडी इमेज चेंजेस। तो इस तरह से तीन डायग्नोसिस बनते हैं प्री ऑपरेटिव में। अब ये जो डायग्नोसिस या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके लिए क्या क्या हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले जो है पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को किस लिए प्रिपेयर करना है, जो सर्जरी होगी या जो भी ट्रीटमेंट चलेगा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वगैरह, उसको फेस करने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। दूसरा, पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर जो होने जाना है, जो सर्जरी वगैरह की जानी है, उसको डिस्क्राइब करना है ताकि उसका जो डर है, जो फियर है, एंजाइटी वगैरह है, वो रिलीव हो। थर्ड वन, क्या केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को हमें इन्फॉर्म करना है कि सर्जरी के बाद में, अगर सर्जरी हो गई आपकी, तो उसके बाद में आपको अपने आर्म और शोल्डर को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। कौन सी आर्म और शोल्डर मूव नहीं करना है, जिस तरफ सर्जरी हुई है, लाइक लेफ्ट ब्रेस्ट में हुई है तो लेफ्ट साइड का जो आर्म और शोल्डर है उसको मूव नहीं करना है। नेक्स्ट में पेशेंट को हम आईवी फ्लूइड्स वगैरह देंगे सर्जरी को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट वन, पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्लान जो बनाएंगे पेशेंट का, ठीक है, जो कि किस तरह से उसको कीमोथेरेपी देनी है, रेडिएशन थेरेपी देनी है, सर्जरी कब करनी है, तो जो ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है पेशेंट का, उसमें उसको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, उसके साथ जो है बैठकर जो उसके साथ प्लान मेक करना है, बनाना है, ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी है वो रिलीव हो और उसको एश्योरेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या करना है, पेशेंट को जो साइड इफ़ेक्ट्स होने हैं, रेडिएशन थेरेपी और जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं लाइक नोजिया, वोमिटिंग, एलोपेशिया वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के जो साइन एंड सिम्टम्स, सॉरी, साइड इफ़ेक्ट जो आने हैं या एराइज होने हैं, तो उनको मॉनिटर करना है और पेशेंट को भी प्रिपेयर करना है उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वन अब बात आती है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर की, यानी आफ्टर सर्जरी। तो यहाँ पर डायग्नोसिस बनते हैं लाइक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है जहाँ पे सर्जरी हुई है या जहाँ इंसिजन हुआ है। नेक्स्ट वन, पेन प्रेजेंट रहेगा, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रहेगी क्योंकि ब्रेस्ट रिमूव हुआ है, और लास्ट वन है जो स्किन इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, जहाँ पे सर्जिकल इंसिजन हुआ है वहाँ की स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर हो जाएगी। तो ये चार तरीके जो है यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आफ्टर सर्जरी। तो इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन हमें देनी है, लाइक फर्स्ट वन है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, जब भी ड्रेसिंग करेंगे पेशेंट की या ड्रेसिंग चेंज करेंगे तो उस टाइम एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, जो सर्जिकल साइट है या जो एक्सट्रीमिटी है सर्जिकल साइट वाली, उसको एलिवेट करके रखना, एलिवेट करके रखेंगे तो उससे पेन रिलीव होगा। नेक्स्ट वन है एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि जो प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन की अगर सर्जरी की जानी है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी इमेज जो डिस्टर्ब हुई है उसको अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, या तो प्रोस्थेसिस इम्प्लांट करेंगे या फ्लैप सर्जरी करेंगे। तो उसके बारे में पेशेंट के साथ डिस्कस करना है कि आप इसके लिए करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं सर्जरी। ओके, नेक्स्ट वन और क्या करेंगे इसके अंदर, लाइक पेशेंट को एंकरेज करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें ताकि वुंड हीलिंग जो है जल्दी हो। नेक्स्ट वन क्या करना है, पेशेंट जब डिस्चार्ज पे आ जाए तो उसको उसकी डाइटरी हैबिट्स जो है और जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में बताना है कि आपको अपनी जो डाइट है और जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो करने हैं। ओके, तो ये बात हो गई इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।